फोर्थ यूनिट हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम से रेलिवेंट है और उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों डिस्कस करेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका प्रावधान हमारे संविधान के अंतर्गत किया गया है। संविधान में आर्टिकल 124 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि भारतीय न्याय प्रणाली में एक श्रेष्ठ या एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी देश की राजधानी के अंतर्गत। और उसकी रचना के प्रावधान के अंतर्गत 1956 का जो एक्ट इंप्लीमेंट किया गया था, उस एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, तो उसके अंतर्गत 11 जजों की या 11 न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई थी। जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था तब 11 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 10 अन्य। फिर 1960 में, इसको एक सीक्वेंस से याद करना बेटा, 1960 में इंडियन पार्लियामेंट ने न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित संशोधन किया था और न्यायाधीशों की संख्या 14 हो गई थी, एक मुख्य न्यायाधीश, 13 अन्य न्यायाधीश। फिर 1997 में अमेंडमेंट हुआ, 96 में हुआ था, फिर 1997 में हुआ और न्यायाधीशों की संख्या 18 कर दी गई थी। फिर 1986 में हुआ अमेंडमेंट जिसमें न्यायाधीशों की संख्या 18 से बढ़ा के 26 कर दी गई थी और उसमें 26 में एक मुख्य और 25 अन्य थे। उसके बाद 2008 में हुआ था, 1986 के बाद बहुत टाइम बाद अमेंडमेंट हुआ था 2008 में, और तब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या निर्धारित की गई थी 30 कि एक में मुख्य न्यायाधीश 31 कर दी गई थी, 31 थी न्यायाधीशों की संख्या, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। और उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है जुलाई 2019 का अमेंडमेंट, जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ा के 33 कर दी गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो टोटल न्यायाधीश एट प्रेजेंट भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में कितने हैं? 34, एक मुख्य, 33 अन्य। अगर सारे अमेंडमेंट आपको याद नहीं रहते हैं तो आपको 3 अमेंडमेंट जरूर याद रखने हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल 124 के अंतर्गत संसद ने जो न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित जो प्रावधान 1956 में पारित किया गया था, तो न्यायाधीशों की संख्या 11 थी शुरुआत में, 10 अन्य, एक प्रमुख। उसके बाद न्यायाधीशों की संख्या आप ऐसे लिख सकते हो, बीच के अमेंडमेंट याद नहीं रहते, कि निरंतर अंतराल में संसद ने संवैधानिक संशोधन पारित करते हुए न्यायाधीशों की संख्या परिवर्तित की। फिर 2008 में न्यायाधीशों की संख्या 31 निश्चित की गई, एक मुख्य न्यायाधीश, 30 अन्य न्यायाधीश। और उसके बाद लेटेस्ट 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 34 निर्धारित की गई है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बहुत बार ऐसा होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके जो न्यायाधीशों की जितनी संख्या है, बहुत सी सीटें वैकेंट रहती हैं, लेकिन जब से 34 संख्या निर्धारित की गई है, सारी सीटें फुल है, कोई किसी भी सीट कोई भी न्यायाधीश की वैकेंट नहीं है। फिर आता है तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ एडहोक जजेस की तदर्थ न्यायाधीश। और ये जो न्यायाधीश है, इन 34 के अलावा कुछ और न्यायाधीश भी नियुक्त किए जा सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट पर काम का बर्डन होता है, बहुत ज्यादा काम जब होता है। और इन तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति की अग्रिम स्वीकृति से मुख्य न्यायाधीश करता है, कि जो चीफ जस्टिस होता है वो राष्ट्रपति से पहले परमिशन लेता है और फिर अपॉइंट करता है। और कहां से अपॉइंट करता है? वो उन्हीं व्यक्तियों को, रिटायर हो चुके हैं उनको भी कर सकता है, और एट प्रेजेंट जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो भी हो सकते हैं, या फिर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश रिटायर हो चुके हैं उनको भी राष्ट्रपति की स्वीकृति से मुख्य न्यायाधीश एडहोक जज
तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। ये किसी स्पेशल पर्पज के लिए ही नियुक्त किए जाते हैं, उस काम की पूर्ति हो जाने पर वो काम होने के बाद इनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, कि टाइम पीरियड पहले से ही निर्धारित होता है कितने समय के लिए नियुक्त किए गए हैं। इसी के साथ साथ है कि सर्वोच्च न्यायालय की गणपूर्ति, कि किसी भी मुकदमे से संबंधित कोई भी कार्यवाही कब होगी, तो गणपूर्ति की संख्या 3 निर्धारित की गई है, कि 3 न्यायाधीश प्रेजेंट है तो सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही संभव है। फिर आती है अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो संविधान के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति का औपचारिक इसमें वर्णन है, सिर्फ राष्ट्रपति ना तो कार्यपालिका से सलाह मशुरा लेता है इस मामले से संबंधित। इसके लिए प्रावधान ये है कि जो चीफ जस्टिस होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, उसको वरिष्ठता अनुक्रम में चुना जाएगा, कि जो वरिष्ठ होगा उससे पहले वाले की रिटायरमेंट के बाद उसको चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया जाएगा। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो चीफ जस्टिस होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, वो 4 वरिष्ठ जजों से परामर्श लेता है। एक कमेटी गठित होती है जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ जज होते हैं। वो जिस उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के जिस जजेस को सर्वोच्च न्यायालय का जज अपॉइंट करना चाहते हैं, उसकी सिफारिश राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति वो सिफारिश मान लेता है, उसको नियुक्त कर देता है। अब इसमें 2 चीजें निहित है। एक तो कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है। 1993 से पहले कार्यपालिका का हस्तक्षेप था। चीफ जस्टिस वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ साथ कार्यपालिका की सिफारिश पे नियुक्त करता था राष्ट्रपति, लेकिन अब कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है। दूसरी चीज, अगर किसी भी जज की नियुक्ति के समय मुख्य न्यायाधीश 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श लेता है, उनमें से 2 न्यायाधीश अगर ऑपोजिट की उनका सेम मत ओपिनियन नहीं है पांचों के पांचों का, तो वो जो सिफारिश देंगे कि चीफ जस्टिस और 2 जो उसके साथ है, वो सिफारिश जो राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति उस सिफारिश को नकार सकता है, उस सिफारिश को वैध नहीं माना जाएगा। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति का ये प्रावधान है। उसके बाद है एट प्रेजेंट हमारा चीफ जस्टिस कौन है, तो 48वां चीफ जस्टिस है ये हमारा। और आपकी बुक में अगर करेक्ट ना हो तो सब करेक्ट कर लेना, लास्ट ईयर भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब हमारा चीफ जस्टिस है NV रमणा, RAMANA, रमणा। और कौन से नंबर के हैं? 48वें चीफ जस्टिस है, ये 48वें मुख्य न्यायाधीश है NV रमणा। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या पूछ ली जाए तो 34, अन्य न्यायाधीशों की 33, क्योंकि एक मुख्य है, वो मुख्य है NV रमणा। अब है कार्यपालिका के मुकाबले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों कि 1993 से पहले क्या प्रोविजन था कि कार्यपालिका की सक्रिय सहभागिता होती थी न्यायाधीशों की नियुक्ति में, कि राष्ट्रपति कार्यपालिका से भी परामर्श लेता था, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हो। लेकिन 1993 में एक प्रावधान पारित हुआ था जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार को खत्म कर दिया गया था। और इसके तहत अब न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श किया जाता है। उन 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों में मैंने आपको पहले बताया, अगर 2 न्यायाधीश अलग, उनका ओपिनियन अलग है, तो वो सलाह राष्ट्रपति के पास नहीं भेजी जाती है। तो कार्यपालिका के मुकाबले अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ज्यादा वरीयता दी जाती है न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित। मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति को कहेगा उसे ही न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। और मुख्य न्यायाधीश का पद वरिष्ठता के अनुसार होगा, कि सीनियरिटी के अकॉर्डिंग एक रिटायर हो जाता है तो सबसे सीनियर जो है उसको मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया जाएगा। फिर बात आती है योग्यता इनकी, कि कौन बन सकता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो सबसे पहली चीज भारत का नागरिक हो, उसके बाद वो कम से कम 5 वर्ष तक किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रह चुका हो। हाई कोर्ट जो स्टेट के अंडर आता है, जैसे हरियाणा का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में, किसी एक में या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उच्च न्यायालय के जज रह चुका हो, या फिर वो 10 वर्ष तक लगातार एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लॉयर के रूप में काम कर चुका हो, वकालत कर चुका हो।
और थर्ड आती है राष्ट्रपति की नजर में वो कोई प्रसिद्ध या बहुत अच्छा कानून शास्त्री हो, जरिस्ट हो, जूरिस्ट जिसको बोला जाता है, जो कानून विशेषज्ञ हो, उसको भी राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। फिर आता है कार्यकाल। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 65 वर्ष। 65 वर्ष की आयु पर्यंत ये अपने पद से मुक्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। लेकिन इनको 65 वर्ष की आयु से पहले भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। ये महाभियोग प्रक्रिया संसद में चलती है। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा की टोटल जो सदस्य संख्या है उसके बहुमत से उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्य अगर पारित कर देते हैं और ये प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेज देते हैं, तो राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को उसके पद से हटा देता है। इसमें मुख्य न्यायाधीश को भी हटाया जा सकता है इस तरीके से। फिर है न्यायाधीशों का वेतन। तो मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपए मंथली सैलरी मिलती है और अन्य न्यायाधीश जो 33 अन्य न्यायाधीश हैं उनको 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। इसके साथ साथ इनकी जो सैलरी है वो भारत की संचित निधि में से जाती है। साथ ही इन्हें अन्य भत्ते भी मिलते हैं, निवास स्थान की सुविधा भी मिलती है, वाहन की सुविधा भी मिलती है, चिकित्सा सुविधा भी, कि अन्य भत्ते सुविधाएं वगैरह भी प्रदान की जाती है। फिर आती है न्यायाधीशों की शपथ। तो न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। वो संविधान के प्रति निष्ठा और पद की शपथ लेता है और दूसरे न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। फिर सर्वोच्च न्यायालय छोड़ने के बाद वकालत पर निषेध, कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है वो 65 की एज में जब रिटायर हो जाता है या किसी भी तरीके से पद से अगर महाभियोग की प्रक्रिया से हटा दिया गया है, तो अपने पद से मुक्त होने के बाद वो किसी भी कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। इस पर पाबंदी होती है। वो सिर्फ किसी आयोग का सदस्य बनाया जा सकता है, किसी स्टेट का गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है, जैसे अब रंजन गोगोई को बनाया गया असम का। फिर आते हैं सुप्रीम कोर्ट का पृथक कर्मचारी वर्ग। पृथक कर्मचारी वर्ग कि सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ इन 34 जजों से ही नहीं चलता, दूसरे स्टाफ भी होते हैं, ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए जाते हैं और इनको अपॉइंट करने का काम मुख्य न्यायाधीश करता है कि सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासकीय काम किस ढंग से होगा, क्लर्क से लेके टाइपिस्ट तक की हर अपॉइंटमेंटेशन पे चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश की सहमति या स्टैंपिंग होती है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के सारे एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासकीय खर्चा, जितने भी लोग कोर्ट में जॉब करते हैं गवर्नमेंट बॉस पे, उनको सैलरी भारत की संचित निधि से प्रदान की जाती है। अब आती है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का स्थान कहां पर है, तो भारत की राजधानी में है, दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। अब ये नहीं है कि दिल्ली से बाहर कहीं भी सर्वोच्च न्यायालय की पीठ सुनवाई नहीं कर सकती, दिल्ली से बाहर भी उसकी बैठक हो सकती है, लेकिन उस स्थान, जिस स्थान पर होगी और किस विषय से संबंधित बैठक होगी, ये निर्णय मुख्य न्यायाधीश लेता है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से, कि राष्ट्रपति की स्वीकृति होनी चाहिए, निर्णय लेगा मुख्य न्यायाधीश। अब है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय कि राष्ट्रपति को कानूनी परामर्श देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है और सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीश जिस भी मुकदमे के लिए एक बेंच के रूप में सुनवाई करते हैं उसको संवैधानिक पीठ बोला जाता है। संवैधानिक पीठ का मतलब है 5 या 5 से अधिक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिस मुकदमे की सुनवाई के लिए उपस्थित होते हैं। ये संवैधानिक पीठ आमतौर पे संवैधानिक संशोधनों या किसी महत्वपूर्ण मुद्दे से संबंधित गठित की जाती है। तो ये था गठन सर्वोच्च न्यायालय का, कि सर्वोच्च न्यायालय की संरचना या न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन, भत्ते, अन्य कर्मचारी वर्ग किस तरह नियुक्त होता है। अब आते हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे आपकी बुक में भी बेटा सीक्वेंस डिफर हो सकती है, सेम है ये, तो आगे पीछे कुछ भी होगा सेम वही चीजें हैं।
अब पावर एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और कार्य कौन कौन से हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय भारत में न्यायालय के अंतिम शरण है। कि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मुकदमा लेके जाते हैं, वहां हम सोचते हैं कि हमारे फेवर में डिसीजन नहीं हुआ, फिर हम हाई कोर्ट में जाते हैं, तो अंतिम अपीलीय स्थल सर्वोच्च न्यायालय है। उसके बाद तो सिर्फ राष्ट्रपति से ही अगर किसी मुकदमे से संबंधित कोई क्षमा याचना करनी है, वही अपील की जा सकती है। तो अंतिम न्यायालय या न्यायिक सुनवाई स्थल सर्वोच्च न्यायालय है। भारत में सबसे ऊपर न्यायिक स्थल के रूप में इसको वरीयता दी गई है और इसकी कार्यों तथा शक्तियों को डिवीजन किया गया। तो सबसे पहले इसके कार्य आते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या है? प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र। प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत वो मुकदमे या वो शक्तियां हैं जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है। हम अगर हमारा कोई पर्सनल फैमिली का मुद्दा है या फिर कोई प्रॉपर्टी का, हम ये नहीं हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, नहीं जा सकते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट में जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे विवाद हैं जिनको सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। वो कौन से हैं? अगर भारत सरकार और कि सेंटर का किसी एक स्टेट या एक से ज्यादा स्टेट्स के बीच का विवाद का मुद्दा है, या फिर भारतीय सरकार का, राज्य का या भारत का किसी दूसरे उसके साथ है, या फिर दो या दो से अधिक राज्यों का आपसी विवाद का मुद्दा है, तो उनकी सुनवाई या अपील सीधी सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। अब इसमें भी एक्सेप्शन केसेस क्या क्या हैं कि दो राज्यों की या केंद्र की और राज्य सरकारों के बीच अगर किसी तरह का कोई भी विवाद है, तो उस विवाद का कारण अगर राजनीतिक नहीं है तो वो वैध नहीं है, उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। फिर संविधान के 7वें संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र में अभियोग नहीं आते। अभियोग का मतलब क्या है? संविधान लागू होने से पूर्व या संविधान के लागू होने के बाद जो पहले कुछ संधि समझौते किए गए थे, जो अब तक लागू है। कि संविधान लागू हुआ था 1950 में, 26 जनवरी 1950 को। उससे पहले भारतीय संघ का जब गठन किया गया था तो कुछ संधि समझौते किए गए थे जो अब तक जारी है। तो उनसे संबंधित किसी भी विवाद या मुकदमे की सुनवाई भी सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, क्योंकि वो स्पष्ट नहीं है अगर वो मुद्दा तो। क्योंकि उनकी सुनवाई संबंधित उच्च न्यायालय या उनके प्रावधान में भी हो सकते हैं, या फिर सबसे अहम इन मुकदमों में होता है कोई नई पीठ, आयोग, कमीशन गठित किया जाता है इनकी सुनवाई के लिए। तो ये थे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। उसके बाद प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित। जब हमने फंडामेंटल राइट्स किए थे तब भी किया था ये, कि मौलिक अधिकारों को संरक्षण कौन देता है? सर्वोच्च न्यायालय। कि संविधान के 3रे भाग में जिन मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, उन मौलिक अधिकारों को सुरक्षा, संरक्षण, आश्रय प्रदान करता है सर्वोच्च न्यायालय। किसी भी नागरिक के किसी भी मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में याचिका दायर कर सकता है। लेकिन वो मौलिक अधिकारों से संबंधित रिट जारी करने का अधिकार सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में है ना, 5 रिट्स जारी की जा सकती हैं और वो 5 रिट्स सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई ये 5 रिट्स, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, हैबिस कॉर्पस, मैंडेमम, प्रोहिबिशन, क्राइटेरियन और क्यू वारंटो, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये 5 की 5 फंडामेंटल राइट्स में हम कर चुके हैं। तो ये रिट्स सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित। कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है अगर किसी को बंदी बनाया गया है तो सशरीर 24 घंटे के अंदर, सशरीर का मतलब है उसको रिमांड पे नहीं भेजा जा सकता, उसको शारीरिक क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा पुलिस को 24 घंटे की 24 घंटे के अंदर अंदर। और फिर मजिस्ट्रेट उसको रिमांड पे भी भेज सकता है या फिर किसी भी तरह के कुछ भी कार्यवाही का फरमान दे सकता है।
परमादेश है किसी को कोई भी काम करने से रोकने का अधिकार, कि आप किसके आदेश से अधिकार कर रहे हैं। उत्प्रेषण सर्वोच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी आलेख प्रावधान को सर्वोच्च न्यायालय अपने पास मंगा सकता है। निषेध प्रोहिबिशन में है किसी को कोई काम करने की मनाही करना, कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है यह आदेश। अधिकार परीक्षा है किसी भी सरकारी कर्मचारी या किसी भी अधिकारी से ये पूछना कि आप किस अधिकार के तहत ये काम कर रहे हैं। फिर थर्ड प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति आती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई भी मुकदमा है तो वो मुकदमा या झगड़ा कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार की कोई धांधली हुई है, कोई भी गड़बड़ी हुई है, तो उससे संबंधित सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में ही संभव है। सर्वोच्च न्यायालय उससे संबंधित सुनवाई करता है, लेकिन अब तक ऐसा कभी भी ऐसी सिचुएशन भारत में नहीं खड़ी हुई है। तो ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट थे सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र। पहला तो केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद, दो राज्यों के आपसी विवाद, या केंद्र या एक से अधिक राज्यों के आपसी विवाद। लेकिन इनमें अपवाद क्या था? राजनीतिक मुद्दे होने चाहिए वरना वैध नहीं है, या फिर संविधान के लागू होने से पूर्व के जो संधि समझौतों से संबंधित विवाद है उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं है सर्वोच्च न्यायालय के पास। फिर दूसरा प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय का है मौलिक अधिकारों से संबंधित, और तीसरा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। अब सेकंड आता है अपीलीय अधिकार क्षेत्र, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन। कि अपीलीय अधिकार क्षेत्र क्या होता है कि पहले कोई भी मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, वहां से हाई कोर्ट में गया, फिर उसके अपील कि निचले सत्रीय न्यायालयों के निर्णयों से जब सेटिस्फाई नहीं होता है अभियोगी, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील डालता है उसी मुकदमे से रेलिवेंट, या जो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो डिसीजन दिया कि ये निर्णय हमें ठीक नहीं लगता, इसकी अपील, इस पे दोबारा से विचार विमर्श की जरूरत है। तो इसमें 4 प्रावधान होते हैं। सबसे पहला प्रावधान होता है संवैधानिक अभियोगों में अपील, अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। संवैधानिक अभियोगों में अपील क्या होती है कि संवैधानिक कि ऐसे मुकदमे या विषय जो संविधान के अंतर्गत आते हैं, संविधान में उन चीजों का वर्णन है, और ऐसे निर्णयों की अपील के लिए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है, और सर्वोच्च न्यायालय में जब अपील दायर की जाती है तो जिस हाई कोर्ट में वो मुकदमा था उस हाई कोर्ट को एक प्रमाण पत्र देना होता है कि जिस अभियोगी ने वो अपील दायर की है वो हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र के साथ कि हाई कोर्ट ने इसको संवैधानिक अभियोग माना है, इससे संबंधित अपील दायर की जाती है। कि जब हाई कोर्ट एक प्रमाण पत्र देगा तभी वो अपील दायर होगी, और वो ऐसा मुकदमा होगा जो भारत के संविधान के किसी भी पॉइंट, किसी भी टॉपिक से संबंधित है, या वो जो मुकदमा है वो उससे रेलिवेंट करता है। फिर आते हैं दीवानी। अब एक दीवानी और फौजदारी वर्ड बहुत बार आएगा हमारे न्यायालय के इस टॉपिक में। दीवानी क्या होते हैं? दीवानी अभियोग या दीवानी मुकदमे क्या होते हैं? जो व्यक्ति के खुद से संबंधित है, जैसे कि हमारा प्रॉपर्टी का है, हमारा कोई फैमिली इश्यू है, या फिर मेरी कोई पर्सनल, मेरी जॉब का है, किसी भी रेलिवेंट टॉपिक से जो व्यक्ति के खुद से संबंधित जो मुकदमे होते हैं, इन मुकदमों की गंभीर दंड, आर्थिक दंड हो सकता है लेकिन मृत्यु दंड और इस तरह का प्रावधान की सजा नहीं होती है। और फौजदारी मुकदमे क्या होते हैं? सार्वजनिक मामलों से संबंधित, जैसे डकैती का है, हत्या का है, गंभीर अपराध की जो श्रेणी होती है जिसमें आर्थिक और शारीरिक दोनों तरह के दंड का प्रावधान होता है, यहां तक कि मृत्यु दंड का भी प्रावधान होता है। तो सबसे पहले है दीवानी मामलों में अपील। तो सर्वोच्च न्यायालय में दीवानी मामलों से भी संबंधित अपील की जा सकती है, लेकिन दीवानी मामलों के लिए उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, और उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय को अभियोगी को प्रमाण पत्र देना होता है कि हमने ये डिसीजन दिया था, और अभियोगी फिर प्रमाण पत्र देता है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, दोबारा से विचार विमर्श की जरूरत है इस दीवानी मामले पे। फिर आते हैं फौजदारी मामले।
फौजदारी क्या होते हैं? ऐसे मुकदमे जब किसी एक न्यायालय ने किसी व्यक्ति को या तो रिहाई दे दी हो या फिर उसको मृत्यु दंड दे दिया हो। तो मृत्यु दंड मिला है तो मृत्यु दंड जिसको मिला है वो अपील दायर करेगा कि नहीं बचने के लिए, या फिर रिहाई दे दी है तो उसके अगेंस्ट जो व्यक्ति था जो मानता है कि न्याय उचित नहीं हुआ है, फिर उसी इन सब मामलों में या फिर किसी को दोषी करार दिया गया है, लेकिन इन सभी मामलों में उच्च न्यायालय को प्रमाण पत्र जारी करना होता है। उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है। अब फोर्थ कैटेगरी अपीलीय अधिकार क्षेत्र में आती है विशेष अपील सुनने का अधिकार। विशेष अपील है आर्टिकल 136 के अंतर्गत कि 136 क्या कहती है कि सर्वोच्च न्यायालय प्रॉपर्टी से संबंधित या भारत की भूमि पर स्थित किसी भी न्यायालय, कोई भी ट्रिब्यूनल है, चाहे ग्राम पंचायत है, फैमिली कोर्ट है, कोई और जुडिशरी ट्रिब्यूनल है, किसी ने किसी हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, किसी ने कोई भी डिसीजन दिया हो, चाहे दंड दिया है या फिर दंड की मनाही की है, उसका दंड माफ किया है, किसी भी तरह की जो भी आज्ञा दी है किसी भी ट्रिब्यूनल ने, किसी भी कोर्ट ने, उसके डिसीजन से अभियोगी सहमत नहीं है तो उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में, जैसे डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से फिर वो सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे मेन है सैनिक कानूनों को इसके अंतर्गत अपील के अंतर्गत नहीं रखा गया है कि अगर आर्मी में कोई व्यक्ति है, आर्मी के अकॉर्डिंग उसका कोर्ट मार्शल हुआ है या सैनिक कानून के अंतर्गत उसको कोई दंड मिला है तो उसकी अपील वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो गया, अपीलीय संबंधी हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के आते हैं परामर्श अधिकार क्षेत्र। परामर्श अधिकार क्षेत्र का मतलब है भारत के राष्ट्रपति को किसी भी कानूनी विषय से संबंधित किसी सलाह मशूरे की जरूरत होती है तो वो परामर्श, वो सलाह राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश देते हैं और इन न्यायाधीशों में मुख्य न्यायाधीश का रोल सबसे ज्यादा होता है और मुख्य न्यायाधीश कई बार वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ मिलकर एक कमेटी भी बनाता है, वो कमेटी राष्ट्रपति को परामर्श देती है और अब तक 11 बार राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग किया है कि उसने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लिया है किसी भी कानूनी विषय से संबंधित, जैसे कृषि कानून से संबंधित भी राष्ट्रपति ने लिया था। फिर आता है संविधान की व्याख्या तथा सुरक्षा का अधिकार कि संविधान के अंतर्गत संविधान की व्याख्या और सुरक्षा, संविधान के अंतर्गत कानून बनाने का काम विधानपालिका को दिया गया, लागू करने का काम कार्यपालिका को दिया और रक्षा करने का अधिकार संविधान को न्यायपालिका को दिया गया है। तो उसी अधिकार के तहत देश में की विधानपालिका जो भी कानून बनाती है और कार्यपालिका उनको किस तरीके से लागू करती है, उसके अंतर्गत अगर कोई छूट रहती है या फिर कार्यपालिका ढंग से नहीं लागू कर पाती है किसी चीज को, जो भी कंट्राडिक्शन, जो भी विरोधाभास होता है केंद्र या राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन को लेके 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बनाएंगे ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिसके अंतर्गत विषयों का विभाजन किया गया है। संघ सूची में जो विषय है उन पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची के विषयों पर राज्य, समवर्ती सूची पे दोनों कानून बनाते हैं। तो इन विषयों से संबंधित अगर शक्तियों के बंटवारों में किसी तरह का कोई डिफरेंसेस है तो वो उनसे संबंधित विवादों का निपटारा कि संविधान की व्याख्या के अंतर्गत केंद्र के क्या काम है, राज्य के क्या काम है, विधानपालिका का क्या है, नागरिकों के अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे, ये सारे काम सर्वोच्च न्यायालय करता है। जिसके अंतर्गत केशवानंद भारती का मुद्दा सबसे प्रमुख है, जो 1973 में सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती ने स्टेट वर्सेस केशवानंद भारती ने भारतीय स्टेट के अगेंस्ट एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसके अंतर्गत ये पारित किया गया था कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। फिर है अभियोगों को स्थानांतरित करने की शक्ति। अभियोगों को स्थानांतरित करने का क्या मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय या सारे उच्च न्यायालयों में जो भी मुकदमे पेंडिंग है या फिर महान्यायवादी जो इंडिया का है उसकी अपील पर
कि महान्यायवादी की अपील के ऊपर एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मुकदमों को ट्रांसफर कर सकता है, कि जिस मुकदमे की सुनवाई जो अभियोगी उसमें शामिल है उसकी सुविधा के हिसाब से अगर उसको जान को खतरा है तो कई बार मुकदमों को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय के पास। फिर आता है सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय जितने भी डिसीजंस लेता है, जो भी, वो संविधान के अंतर्गत उनका रिकॉर्ड रखा जाता है और उन रिकॉर्ड को एज ए प्रूफ आगे आने वाले मुकदमों में भी यूज किया जाता है। फिर है अपने निर्णयों पर पुनर्विचार। ये आगे पूरा टॉपिक है कि सर्वोच्च न्यायालय जो डिसीजन देता है कई बार उसी बेंच में उसके पीआईएल भी दायर की जा सकती है। पीआईएल का मतलब है ऐसी याचिका कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उस डिसीजन पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है, और सुप्रीम कोर्ट कई बार विचार में डिसीजन को चेंज भी कर देता है। फिर आते हैं सुप्रीम कोर्ट के अन्य कार्य। तो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे कार्य हैं सर्वोच्च न्यायालय सभी न्यायालयों का मतलब है चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हो, सभी न्यायालयों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या अच्छे से काम के नियमों का प्रबंध कराता है। जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों को पद से भी हटा सकता है, या फिर उनको पद से हटाए जाने की प्रक्रिया में दोषी है या नहीं वो व्यक्ति, इसकी जांच भी सर्वोच्च न्यायालय करता है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय कानूनों की उचित व्याख्या का काम करता है। सारे प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों की सहायता सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होती है और इन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति भी सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से ही संभव है। अब इसमें लास्ट में जुडिशल एक्टिविज्म बताया गया है। ये एक्टिविज्म का हम पूरा का पूरा क्वेश्चन ही करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर हमारा सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार हुआ और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और कार्य कौन कौन से हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों और शक्तियों से संबंधित अगर